हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एंड प्रिंट। ठीक। अब प्रिंट के आने की वजह से औरतों की ज़िंदगियां कितने बदल जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितना फ़ायदा होता है प्रिंट का औरतों के लिए, उनके लाइव्स के लिए। वो कितना फ़ायदा उठा पाते हैं प्रिंट्स का अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने लाइव्स के बारे में लोगों को और दूसरों तक का अपनी फीलिंग्स को पहुंचाने में कितनी कामयाब होती है वो, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक। अब बहुत ज़्यादा औरतों के फीलिंग्स को लेकर, औरतों की तर्ज ज़िंदगी को लेकर किताबें लिखे गए, और ख़ास तौर पर बिल्कुल वाज़ह तौर पर और बहुत ही ज़्यादा जो है इन किताबों को लिखे गए। वुमेंस राइटिंग, वुमेंस रीडिंग, तो औरतों की किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मिडिल क्लास होम्स में। जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें थी, तो वो लोग आप किताबें पढ़ने शुरू कर देते हैं। जो थोड़ी बहुत आज़ाद सोच रखने वाले हस्बैंड्स एंड फादर्स थे, शोहर, और जो इन औरतों के पिता थे, उन्होंने क्या किया, अब अपने ही औरतों को घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया और इनको स्कूल्स भी भेजना शुरू कर दिया। जब वुमेन स्कूल्स खोले गए शहरों में और कस्बों में मिड 19th सेंचुरी में, तो लिबरल माइंडेड हस्बैंड्स एंड फादर्स ने इन औरतों को एक तो घर पे पढ़वाया, और जब मिड 19th सेंचुरी में इस तरह के स्कूल्स जब खोले गए शहरों में और कस्बों में, तो उनको स्कूल भी भेजा। ठीक। बहुत सारे जर्नल्स में अब औरतों की लिखी हुई उनके वर्क्स आने लगे, उनके लिखे हुए पोइट्स, पोएम्स, एसेस आने लगे, और वहाँ एक्सप्लेन किए गए कि क्यों औरतों को तालीम दिलाना इतनी ज़रूरी है। ठीक। तो इसके साथ साथ एक सिलेबस भी अटैच किया जाता था। तो ये सारे जो है सिलेबस जो है होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि घर पर जो जिन औरतों को पढ़ाया जाता था उनको कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, कौन से निसाब पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारे जो है किस्म का सिलेबस भी अब अटैच किया गया। लेकिन तमाम फैमिलीज़ जो है लिबरल्स नहीं थे। कुछ जो लिबरल फैमिलीज़ थे, ये वहाँ तो उन्होंने औरतों को पढ़ने का मौका दिया। लेकिन जो कंजर्वेटिव हिंदूज़ थे, आ, उन्हें ये वो लोग इस चीज़ पे यकीन रखता था कि एक लिटरेट गर्ल जो है, एक पढ़ी लिखी लड़की जो है, बहुत जल्द विडो हो जाएगी। विडो मतलब बहुत जल्द वो बेवा हो जाएगी। बेवा होने का मतलब है कि वो बहुत जल्द अपने हस्बैंड को खो देगी, या उसकी हस्बैंड जो है बहुत जल्द मर जाएगी अगर लड़की पढ़ेगी लिखेगी। तो इस ठीक वैसे ही कंजर्वेटिव हिंदूज़ की तरह मुस्लिम्स को ये डर था कि जो एक एजुकेटेड वुमेन है, एक तालीम याफ्ता वुमेन है, वो उर्दू के रोमांसेस पढ़ने की वजह से, उर्दू नॉवेल्स पढ़ने की वजह से उनकी जो कैरेक्टर है और बाकी जो मोरालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। उनमें वो अखलाकियात नाम की कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है। तो कभी कभार जो रिबेल वुमेंस थे, उन्होंने इस किस्म की प्रोहिबिशंस को उन्होंने डिफाई भी किया। कुछ ऐसे भी औरतें थी कि उन्होंने आवाज़ उठाई इसके ख़िलाफ़, उन्होंने इस किस्म की रोक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो हमें एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली नॉर्थ इंडिया में, एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की एक लड़की के स्टोरी के बारे में यहाँ पता है कि जिसने बहुत ही चोरी छुपे उर्दू में पढ़ना और लिखना उसने सीख लिया था। उसकी फैमिली जो है वो चाहती थी कि वो सिर्फ अरबिक पढ़े, अरबिक में कुरान सीखे, और कुरान की अगर बात करेंगे और अरबिक की बात करेंगे तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आती थी। तो उर्दू जो है नॉर्थ इंडिया में उसे समझ में आती थी, तो उसने सेक्रेटली उर्दू पढ़ना और लिखना सीख लिया। तो उनके पेरेंट्स और उसके जो फैमिली थे, उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि ऐसी लैंग्वेज को सीखने पे ज़ोर दिया जो उसकी अपने थे ही नहीं। अरबिक की बात करेंगे तो ये तो अरबिया से आई हुई लैंग्वेज थे, उसकी समझ में भी नहीं आती थी। तो ठीक वैसे ही बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में राज सुंदरी देवी जो है एक जवान शादीशुदा लड़की थी, और एक ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में वो पैदा हुई थी। ये ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में थी। तो उसने भी अपने किचन की आड़ में पढ़ना लिखना उसने सीख लिया है, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। बाद में उसने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी शख्स अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर ख़ुद लिखेगा तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। कोई और किसी
और के बारे में लिखेंगे, तो किसी और के लाइफ के बारे में लिखेंगे तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो इस लड़की ने राज सुंदरी देवी ने अपने ही ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवान के नाम से, जिसे पब्लिश किया गया 1876 में। तो ये पहला ऐसा फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी था जो बंगाली लैंग्वेज में शाया हुआ था। सोशल रिफॉर्म्स और नॉवेल्स ने एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया था औरतों की लाइफ में, इनकी इमोशंस को लेकर। तो इसके साथ साथ ये भी एक किस्म की लोगों में एक दिलचस्पी पैदा हो जाती है इस चीज़ को पता मालूम करने की, औरतें जो है उनको अपने लाइव्स के बारे में क्या कहना है, वो अपने लाइव्स के बारे में, अपनी ज़िंदगियों के बारे में क्या कहते हैं। तो 1860 से कुछ बंगाली वुमेन जैसे कि कैलाश बशीनी देवी हो गया, उसने भी ऐसे किताबें लिखे एक्सपीरियंस ऑफ वुमेंस के बारे में, कि उसमें ये उसने ये दिखाया गया कि किस तरह औरतों को घरों पे कैद किया जाता है, किस तरह उनको अंधेरे में रखा जाता है, जहाँ जहालत में रखा जाता है, और किस तरह ये सख्त डोमेस्टिक लेबर का काम करवाया जाता है, घरेलू काम लिया जाता है। और वही लोग जो है उनके साथ बाद में नाइंसाफ़ाना तौर पर पेश आते हैं जिनकी वो खिदमत करते हैं, ठीक है, जिन घर वालों की वो खिदमत करते हैं, घर में उनको कैद किया जाता है। बाद में इतनी खिदमत करने के बावजूद भी, उनके सारे घरेलू काम करने के बावजूद भी उनके साथ किस तरह नाइंसाफ़ाना तौर से यही लोग पेश आते हैं, इसके बारे में उसने वुमेन एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। तो 1880 में प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र में, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने भी बहुत ज़्यादा इन अपर कास्ट हिंदू वुमेन, यानी जो हिंदू के ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले औरतों की लाइव्स के बारे में उन्होंने लिखे है, ख़ास तौर पर वीडियोस के। तो एक औरत जो है तमिल नावल में, तमिल लैंग्वेज में शाया हुए एक नावल में एक्सप्रेस करती है, ज़ाहिर करती है कि ये रीडिंग जो है क्या माने रखते हैं औरतों के लिए, ठीक है। तो उस समय ये रीडिंग क्या माने रखते हैं, जब इनकी पूरी लाइफ जो है सोशल रेगुलेशन, समाज में ये बनी हुई रूल्स जो है उनकी ज़िंदगियों को रेगुलेट करते हैं। तो वो औरत लिखती है उस नावल में, बहुत सारे कारणों के बिना पर, बहुत सारे रीजंस को लेकर, मेरी जो दुनिया है वो बहुत ही छोटी है, ठीक है, मेरी दुनिया बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत छोटी है। तो मेरी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा खुशियाँ जो है मुझे कहाँ से मिली है, बुक से मिली है। वो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है मुझे किताबें पढ़ने से मिली है, किताबों की वजह से मिली है। अदरवाइज़ मुझे जो है मेरी लाइफ अभी तक जो है इस तरह के सोशल, ये जो समाज के इन रूल्स की वजह से बिल्कुल छोटी हो गई थी। अब जो ज़्यादा खुशियाँ जो मुझे मिल रही है वो इन किताबों से मिल रहा है। तो इससे पता चल जाते हैं कि क्या मायने रखती थी उनके ये बुक्स वुमेन्स के लिए। तो उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर डेवलप होती है, लेकिन हिंदी प्रिंटिंग जो है बहुत पहले डेवलप होती है। हिंदी प्रिंटिंग बाद में आ जाते हैं 1870s में। तो बाद जब एक दफ़ा हिंदी में प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस प्रिंट के बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है एजुकेशन ऑफ वुमेन को डिवोट किया जाता है, औरतों की तालीम पर ये फोकस करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में ऐसे जर्नल्स अब आने लगे जिनको औरतें लिखती थी, और कभी कभार इसकी एडिटिंग भी औरतें करते, और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है जर्नल्स। वहाँ इन जर्नल्स में वो औरतों से मुतल्लिक़ कुछ समस्याओं पे चर्चा करते, जैसे कि औरतों की ये तालीम निस्वां, वुमेंस एजुकेशन, विडोहुड, ये बेवा होना, और विडो रीमैरिज, बेवों को दोबारा शादी करवाना, और नेशनल मूवमेंट, इस तरह के इश्यूज़ को इन जर्नल्स में लिखे जाते थे। और उनमें से कुछ जर्नल्स जो है हाउस होल्ड और फैशन लेसन्स भी ऑफ़र करते थे उन औरतों को, और शॉर्ट स्टोरीज़ और सीरियलाइज्ड नॉवेल्स के ज़रिए उन्होंने क्या किया, उनको उनके लाइव्स में एंटरटेनमेंट भी लाया है। तो पंजाब में भी एक छोटी सी फोक लिटरेचर जो है वो प्रिंट हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी से। राम चड्ढा उसने पब्लिश किया फर्स्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार की इस चीज़ के ज़रिए उसने औरतों को ये सिखाया कि किस तरह ओबीडियंट वाइव्स बनना है, किस तरह एक फुरमा बरदार बीवियाँ बनना है। तो कलसा ट्रक सोसाइटी उसने भी चीप बुकलेट्स पब्लिश किया है इसी तरह के मैसेज के साथ। तो इनमें से ज़्यादातर जो है डायलॉग के फॉर्म में था कि किस तरह एक गुड वुमेन के अंदर कौन कौन से खासियत होनी चाहिए।
बंगाल में एक पूरा एरिया जो है सेंट्रल कलकत्ता में बट्टाला के नाम से, वो इस तरह के बुक्स को पब्लिश करने के लिए, इस तरह के बुक्स को प्रिंट करने के लिए डिवोट किया गया था। यहाँ पर आप सस्ते एडिशंस जो है रिलीजियस ट्रैक्ट्स के और स्क्रिप्चर्स के ख़रीद सकते थे। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो लिटरेचर जिससे ऑब्सीन और स्कैंडलस यानी फाहिशात वहशियात जो किताबें थे उनको भी आप यहाँ ख़रीद सकते थे। तो लेट 19th सेंचुरी में इनमें से ज़्यादातर बुक्स जो है उनको इलस्ट्रेट किया गया वुड कट्स और कलर्ड लिथोग्राफ्स के साथ। फिर यही बट्टाला पब्लिकेशंस जो है पेटलर्स जो फेराई वाले होते हैं इनको लेकर घर घर पहुंच गए। और जब ये लोग इन किताबों को लेकर बट्टाला से घरों तक पहुंच गए, हर जगह चले गए, तो अब हर कोई जो है औरतें अब घर में बैठकर इन अपने फुर्सत के वक्त जो है जब भी उन्हें फुर्सत मिलता था, मोहलत मिलता था, उस समय वो इन किताबों को पढ़ सकते थे। प्रिंट एंड पुअर। अब प्रिंट का गरीबों पे क्या असर पड़ता है? तो बहुत स्मॉल छोटे छोटे किताब जो है वो 19th सेंचुरी में मार्केट्स में आ जाते हैं, मद्रास टाउन्स में, और ये इनको चौराहों पे बेचा जाता था। अब गरीब लोग भी जो मार्केट आ जाते थे वो लोग इनको ख़रीद सकता था। ये बहुत ही सस्ते दाम पे मिलता था ये किताब। अर्ली 20th सेंचुरी से पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाए गए। तो जब पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाए गए तो लोगों की पहुंच जो है और भी ज़्यादा हो जाती है बुक्स को लेकर। ये जो लाइब्रेरीज़ थे ज़्यादातर वो शहरों में और टाउन्स में लोकेटेड थे। और कभी कभार जो खुशहाल गांव होता था, प्रॉस्परस विलेज होता था, वहाँ भी उन देहातों में भी आपको इस तरह के लाइब्रेरीज़ देखने को मिलते थे। तो जो रिच लोकल पेट्रन्स थे, जो इनके सरपरस्त हुआ करते थे, उनके लिए इज़्ज़त कमाने का लाइब्रेरी सेटअप करना एक बेहतरीन तरीक़ा था कि लाइब्रेरी सेटअप करके वो अपनी प्रेस्टीज को, अपनी इज़्ज़त को बढ़ाता था। ठीक है। लेट 19th सेंचुरी में क्या हो जाते, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा, जो ज़ात पात पर मबनी जो भेदभाव किया जाता है समाज में, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा है। और बहुत सारे प्रिंटेड ट्रैक्ट्स और एसेस में ज़ात पात के जो डिस्क्रिमिनेशन थे, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर, इस इशू पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ज्योतिबा फूले एक लो कास्ट के एक पॉइनियर था मराठा का। उसने क्या किया है, कास्ट सिस्टम में, ठीक है, कास्ट सिस्टम में या लो कास्ट के साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी की जाती है, अपनी एक किताब में लिखते गुलामगिरी में 1871 में। तो 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र में और E.V. रामास्वामी नायकर मद्रास में। तो E.V. रामास्वामी नायकर जो है काफ़ी मशहूर हुए पेरियर के नाम से। उन्होंने कास्ट पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखे और उनकी लिखी हुई किताबें दुनिया भर में, ये पूरे मुल्क भर में लोग पढ़ते हैं। और जो लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थे उन्होंने भी, और जो सेक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा जर्नल्स और ट्रैक्ट्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। उन्होंने इन ट्रैक्ट्स के ज़रिए, इन जर्नल्स के ज़रिए एंशंट स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज़ किया है और एक नई एक जस्ट फ्यूचर को उन्होंने इन्विजन किया कि आने वाला फ्यूचर जो है इस तरह के जस्ट बेस्ड यानी इंसाफ पर मबनी, हमारी जो कल होगी वो इंसाफ पे मबनी होगी। अब फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो भी हुआ वर्कर थे और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखने के लिए उनके पास वक्त नहीं मिलता था। ठीक है। लेकिन काशी बाबा कानपुर में एक मिल में काम करने वाला आदमी था, उसने लिखा भी है और अपने इस काम को उसने पब्लिश भी किया है, छोटे और बड़े का सवाल के नाम से 1938 में। उसने इस किताब में किस तरह कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के बीच में जो लिंक है उसको उसने इस किताब में दिखाने की कोशिश किया है। तो ठीक वैसे ही एक और मिल में काम करने वाला कानपुर के ही एक वर्कर ने अपने पोएम्स में लिखे, उसने जो पोएम लिखे हैं, तो पोएम में वो सुदर्शन चक्र के नाम से लिखते थे। तकरीबन 1935 से 1955 तक उसने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। तो इसके बाद इन लिखे हुए पोएम्स को कलेक्ट किया है और इसको पब्लिश कर दिया एक कलेक्शन में, सच्ची कविताएं के नाम से। ठीक है। तो 1930s में जो बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर थे उन्होंने भी लाइब्रेरी सेटअप किए अपने आप को एजुकेट करवाने के लिए। बम्बई वर्कर्स के इस एग्जांपल पर चलते हुए, जो इस एग्जांपल सेट किया था बम्बई वर्कर्स ने, बम्बई के अंदर वर्कर्स ने बहुत सारे लाइब्रेरीज अपने लिए बनाए थे, तो कानपुर में भी इस तरह के वर्कर्स ने लाइब्रेरीज बनाए। तो इन लाइब्रेरीज़ को स्पॉन्सर किया जाता था ये सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने
इन वर्कर्स के बीच में जो ज़्यादा ड्रिंकिंग होता था, बहुत ज़्यादा ये वर्कर्स शराब पीते थे, इसको कम करने की कोशिश किया है और इन वर्कर्स तक लिटरेसी को पहुंचाने की, ये तालीम को पहुंचाने की कोशिश किया है। और कभी कभार इन्हीं वर्कर्स को इन सोशल रिफॉर्मर्स ने नेशनलिज्म के मैसेज भी उन तक पहुंचाए हैं। ठीक, प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो सेंसरशिप का मतलब होता है नज़ारत। कब से इस प्रिंट, जो कुछ प्रिंट में छापे जाते थे उसको कब स्टेट ने कंट्रोल किया। जब स्टेट इस तरह प्रिंट पे कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट जब प्रिंट पे कंट्रोल करते हैं उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। क्या छापा जाता है, क्या छापना है और क्या नहीं छापना है, जब इस चीज़ को गवर्नमेंट डिसाइड करने लग जाते हैं उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। यानी प्रिंट में, अखबार में या दूसरे बुक्स में, जर्नल्स में हर कोई अपने आज़ादी के मुताबिक कुछ भी नहीं छाप सकते। गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, तो 1798 तक कॉलोनियल स्टेट जो था, जो अंग्रेज़ी सरकार थी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सेंसरशिप से लेकर कोई भी उन्हें कोई फिक्र नहीं था। ठीक है, उससे उन्हें कोई लेना देना था। उन्होंने जो कुछ छापना है, हाँ, कोई भी जो कुछ चाहता था छाप देता, कोई भी जो कुछ लिखता था लिख लेता था। गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देखता था। लेकिन उस समय जो प्रिंट को कंट्रोल करने की जो इक़दाम उठाए गए थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही उठाए थे। अंग्रेज़ी सरकार ने उन इंग्लिश मैन के ख़िलाफ़, जैसे कि जेम्स अगस्टस हिक्की, हमने देखा कि किस तरह उसने कुछ अंग्रेज़ ऑफिशल्स को बारे में उसने स्टोरीज़ लिखना शुरू कर दिया था। तो उन इंग्लिश मैन्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ये इक़दाम उठाए जो कंपनी के मिस रूल को लेकर क्रिटिकल थे। और कुछ कंपनी के कुछ ऑफिसर्स के काम से उन्हें काफ़ी नफ़रत हो गई थी। तो कंपनी को ये फ़िक्र था कि इस किस्म के क्रिटिसिज्म जो है बाद में इंग्लैंड में जाकर उन्हें उनके जो क्रिटिक्स हैं इंग्लैंड में, वो उन पर अटैक करेंगे। उन पर इस क्रिटिसिज्म का फ़ायदा उठाकर वो लोग इंग्लैंड में उन पे ये क्रिटिसाइज़ करेंगे उनको। और इसके जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड मोनोपोली था, सिर्फ इसी कंपनी को ही ट्रेड करने का हक़ था। इस चीज़ पे वो फिर इस मोनोपोली को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इनके ओपोजिशंस। तो इसका इसलिए फ़िक्रमंद था, तो उन्होंने इंग्लिश मैन के ख़िलाफ़ ही इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश किया। लेकिन 1820s में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रेगुलेशंस को पास किए, बहुत सारे रूल्स को पास किए प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने की। और कंपनी ने इसको उन न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करने का उनको इनकरेज किया है जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करते थे, जो ब्रिटिश रूल की तारीफ़ें करते थे, अंग्रेज़ी सरकार के हक़ में बातें करते थे। तो उनको इनकरेज किया उन न्यूज़पेपर्स को। 1835 में बहुत ज़्यादा ऐसे दरख्वास्तें आए, बहुत सारे इंग्लिश और वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स की दरख्वास्तों की बुनियाद पर गवर्नर जनरल बेंटिंग ने, उन्होंने इन प्रेस लॉज को रिवाइज़ करने के लिए, वो मान जाते हैं कि इस प्रेस लॉज को हम रिवाइज़ करेंगे। थॉमस मैकॉले एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशल्स था, उसने इन न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया जिसने पहले वाला ही फ्रीडम को रिस्टोर कर दिया। पहले जितनी आज़ादी थी, प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको रिस्टोर कर दिया। अदरवाइज़ 1835 में 1820s में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रेगुलेशंस जो है, बहुत सारे रूल्स उसने ये इम्पोज कर दिए, रूल्स बना डाले थे और प्रेस फ्रीडम को कम कर दिया था, लिमिट कर दिया था। अब फिर मैकॉले के इस बनाए हुए रूल्स के तहत अब प्रेस फ्रीडम को, अर्लियर जो फ्रीडम था, पहले जितना फ्रीडम था, उसको रिस्टोर किया जाता है। तो बाद में 1857 में जो बगावत हो जाती है, अब जो रवैया था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, पहले वाला जो एटीट्यूड था वो चेंज हो जाते हैं। जो गुस्सा हुए जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने बिल्कुल नेटिव प्रेस को बंद करने की, बिल्कुल इनको बंद करने की डिमांड किया कि जितने भी यहाँ के लोकल प्रेस हैं उन सबको बंद कर दो। तो न्यूज़पेपर्स, जब ये वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हो जाते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की, ठीक है, इन इक़दाम पर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह इन जो नेटिव प्रेस है इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है। इन डेट्स को याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 1878 में पहली बार ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया जाता है। यानी इस एक्ट के तहत वर्निकुलर जो लैंग्वेज में चीज़ें छापी जाती थी, अखबार छापे जाते थे, उन पे ये नज़र रखे जाएंगे। और ये प्रेस जो था, ये आयरिश प्रेस लॉज पे, ये एक्ट जो है आयरिश प्रेस लॉज पे बेस्ड था।
इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा राइट दिया रिपोर्ट्स को सेंसर करने का, एडिटोरियल्स को, जितने भी वर्निकुलर प्रेस में, जितने भी लोकल भाषाओं में इस तरह के रिपोर्ट्स होंगे उनको सेंसर करने का, उन पर नज़र रखने का, उनको कंट्रोल करने का पावर दिया इस एक्ट ने। तो अब से आगे जो है गवर्नमेंट ने इन वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स का जो अलग अलग प्रोविंस में पब्लिश किया जाता था उनका बाकायदा तौर पर उन्होंने इन पर नज़र रखा है। जब कभी भी एक रिपोर्ट को सेडिशियस यानी साजिशी जज किया जाता था, उस पेपर को सबसे पहले वार्न किया जाता था, उसे इतला दी जाती थी कि आपके इस पेपर में इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं। अगर वही न्यूज़पेपर जो है इस रिपोर्ट को इग्नोर करेंगे तो इस प्रेस खुद ज़िम्मेदार होता था और इस प्रेस के जो जितने भी प्रिंटिंग मशीनरी होते थे उसे कन्फिस्केट किया जाता था, उसे ज़ब्त किया जाता था। ठीक है, तो इतने रिप्रेसिव मेजर ये इक़दाम के बावजूद भी, इस तरह के बहुत सारे इक़दाम के बावजूद भी नेशनलिस्ट पेपर्स की तादाद बढ़ते गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और कॉलोनियल मिस रूल पर जो रिपोर्ट थे और उन्होंने रिपोर्ट करना जारी रखा है और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को इनकरेज भी किया। तो इन नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म को थ्रॉटल करना यानी इसके गला दबाने को कहते हैं थ्रॉटल। ठीक है, उनको कम करने की जब कोशिश की गई तो उनके ख़िलाफ़ मिलिटेंट प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो इस वजह से फिर से प्रोसिक्यूशंस और प्रोटेस्ट होते थे। जब ये पंजाब रिवोल्यूशनरीज़ ने, जब इन पंजाब के रिवोल्यूशनरीज़ को डिपोर्ट किया गया 1907 में, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि बहुत ही ये हमदर्दी के साथ अपने इस अखबार में केसरी में, तो जब उसने इनके बारे में लिखा तो उसे इम्प्रिजन किया जाता है, उसे क़ैद किया जाता है 1908 में। तो जब उसको क़ैद किया गया तो इसके ख़िलाफ़ भी और ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है पूरे मुल्क में, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है बाल गंगाधर तिलक की इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इंडिया में। तो इस तरह के जब अंग्रेज़ इस तरह के एक्टिविटीज़ करते थे तो उनके रिएक्शन में भी इस तरह के प्रोटेस्ट किया जाता था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचता है। ठीक है, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो न्यूली एडिड जो चैप्टर है, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एक छोटा सा चैप्टर है। तो ये 2 या 3 लेक्चर्स में हम इसे ख़त्म कर देंगे।